यस 11th कॉमर्स क्लास चैप्टर 8.1 हुआ था। सो अगर किसी को डाउट होंगे तो इस रिवीजन वीडियो से कवर होंगे। चैप्टर 8.1 स्मॉल बिजनेस। स्मॉल बिजनेस क्या होता है बेटा? वो बिजनेस जो इंडिपेंडेंटली ऑन किया जाता है, स्टार्ट किया जाता है और एक लिमिटेड कैपिटल और लिमिटेड प्रॉफिट के साथ किया जाता है। इसमें जो कैपिटल है, पैसा इन्वेस्ट है, वो बहुत कम अमाउंट का होता है और सेल भी उसके अकॉर्डिंग होती है। ये डिफाइन किया था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 के द्वारा। जो ये डाटा है ये चेंज हो चुका है, दैट इज अपडेटेड। प्लीज बुक में है जो अपडेट कर लेना। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज आती है स्मॉल बिजनेस में। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड द सर्विस सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग में अप टू 1 करोड़ तक इन्वेस्ट हो सकता है गवर्नमेंट के द्वारा। स्मॉल में 1 करोड़ टू 10 करोड़ और मीडियम में 10 टू 20 करोड़ एंड स्मॉल सर्विस सेक्टर में अप टू 5 करोड़, 5 टू 50 एंड 50 टू 100 करोड़। नाउ रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन इंडिया, क्या रोल है इसका? फर्स्ट इज द मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अच्छी होती है बिकॉज ऐसे एरियाज जैसे जहां पर अच्छे से बिजनेस सेटअप नहीं हो सकता और वहां पे प्रॉफिट्स की रिक्वायरमेंट है, पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो वहां पे हम अपना छोटा सा बिजनेस खोल के एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट कर सकते हैं। इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, यहाँ पर जो पॉवर्टी है वो कम हो जाएगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो नहीं बढ़ेगी लेकिन इकोनॉमिक अच्छी सी मेंटेन रहेगी। अपॉर्चुनिटी फॉर द आर्टिसन मीन्स ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनके पास टैलेंट अच्छा है लेकिन वो काम नहीं कर पा रही है, उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, तो उनके लिए बेनिफिशियल है। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, जो रीजनल है मीन्स जो एक एरियाज होते हैं उसमें अच्छे से बैलेंस हो जाता है। प्रमोशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये तो है ही सही कि उनको एक स्टेटस बढ़ जाएगा कि यस वी आर इंडिपेंडेंट, वी आर अर्न पीपल, हम कमा सकते हैं, तो यहाँ पे जिनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो थोड़ा बढ़ जाएगा। एंड लोकल जो रिसोर्सेज है, मैन, मटेरियल, मनी, मशीनरी, उनका अच्छे से यूज होगा बिकॉज क्या होता है ऐसे एरियाज हैं जहां पर बिजनेस बिल्कुल ना के बराबर है और पैसे की बहुत कमी है, तो ये हमारे क्या करेंगे, पॉवर्टी को बढ़ाएंगे, तो वहां पे अच्छे से जो वेस्ट हो रहे रिसोर्सेज उसको डेवलपमेंट मिलेगा। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जितनी कैपिटल लगाएंगे उतना ही बढ़ता है। टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज एग्रो बेस्ड मीन्स जो एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं, ठीक है, जो सीड्स वगैरह प्रोवाइड करती हैं। कॉटेज इंडस्ट्रीज, कॉटेज मीन्स होता है कि जो ऐसे एरिया हिली एरियाज होते हैं जहां पर इंडस्ट्री होती है, ये क्या करती है लाइक सोप मेकिंग, साबुन बनाती हैं, ठीक है, और कैंडल बनाती हैं, ये छोटे मोटे बिजनेस करती हैं। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री, जो खादी क्लॉथ्स वगैरह बनाती हैं, अच्छे से हैंडीक्राफ्ट का काम करती हैं। नेक्स्ट इज द स्पेशल असिस्टेंस प्रोवाइडेड टू द इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश इन द रूरल बैकवर्ड एंड हिली एरियाज, की ऐसे एरियाज जहां पे स्मॉल बिजनेस सेटअप होता है तो वहां पे कैसे फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड की जाती है। फर्स्ट इज द कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक क्या करता है, डिपॉजिट लेता है इन द सेविंग लेता है इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट एंड बदले में हेल्प प्रोवाइड करता है इन द टर्म्स ऑफ लोन। इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत कम रहता है। लैंड डेवलपमेंट बैंक, अब प्रॉपर्टी को भी अच्छे से एक्वायर करने के लिए कि प्रॉपर्टी को हमें लोन, जैसे हमने प्रॉपर्टी लेनी है तो हमारे पैसा नहीं है तो लॉन्ग टर्म लोन लेने के लिए, ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी को सिक्योर करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। और इसमें जैसे आता है स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, ये प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक, की ऐसे एरियाज जहां पर हमें पैसे की रिक्वायरमेंट है, बिजनेस को सेटअप करना है, तो उसके लिए हमारा होता है आरआरबी। 5 आरआरबी एकदम से इकट्ठे से एस्टेब्लिश हुए थे 1975 में। नेक्स्ट इज द नबार्ड, नेशनल बैंक फॉर द एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, 1982 में आया था। ये क्या करता है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म तीनों ही लोन प्रोवाइड करता है फॉर एग्रीकल्चर के लिए, कि एग्रीकल्चर में लाइक सीड्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, या फिर कोई जो मशीनरीज इक्विपमेंट्स यूज होते हैं उनके लिए रिक्वायरमेंट है तो नाबार्ड यूज होता है। ये सब काम करता है लाइक द प्रोवाइडिंग द लोन, ठीक है, और साथ में ये अच्छे से गाइडेंस देता है कि यस भाई आप एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऐसे इंक्रीज कर सकते हो या न्यू इक्विपमेंट ऐसे लगा सकते हो, ठीक है। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी भी अच्छा यूज होता है फॉर मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन के लिए। नेक्स्ट इज द नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, NSIC, ये बहुत बेनिफिशियल है स्मॉल इंडस्ट्रीज को अच्छे से डेवलप करने के लिए बिकॉज स्मॉल इंडस्ट्रीज में फाइनेंस की रिक्वायरमेंट भी होती है और वो कैपिटल इतनी लगा नहीं पाते। अगर कैपिटल लगाते भी हैं तो कहीं ना कहीं रिस्क भी आ सकता है बिकॉज जहां प्रॉफिट है तो वहां रिस्क भी होगा,
तो इसके लिए हमारी आई थी NSIC, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये 1955 में बनाया गया था स्टेट गवर्नमेंट में। इसका मेन होता है कि जो इंडिजीनियस है, जो मतलब हायर मशीनरी, हम मशीनरी को परचेज करना चाहते हैं तो वो क्या करेंगे, रेंट पे मशीनरी दे देते हैं। इससे अच्छा खासा उनका प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। और उनको रॉ मटेरियल अच्छे से प्रोवाइड करते हैं, मशीनरी को अपडेट करते हैं, एडवाइस प्रोवाइड करते हैं कि यस भाई आपको ऐसे बनाना चाहिए। नेक्स्ट इज द DIC। अब हर एक डिस्ट्रिक्ट की बात करी जाए तो बनाया गया हमारे लिए डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर, DIC, DIS भी बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर। 1997 में ये बनाया गया था, ठीक है। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में ये आया था 1977 में। इसके अंदर क्या है कि जो भी डिस्ट्रिक्ट में काम करने स्मॉल बिजनेस के लिए, उसके लिए हमारी हेल्प प्रोवाइड की जाएगी कि जैसे इंडस्ट्रीज सेटअप करनी है, कोई भी प्रोजेक्ट है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का, उसके लिए, ठीक है। और लोन वगैरह देना है या कोई मार्केटिंग हेल्प चाहिए, लिंक बनाना एंटरप्रेन्योर के साथ, तो ये सब काम करता है हमारा डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेक्टर। तो 8.1 कंप्लीट हुई। आप इसको कंप्लीट समझें एंड देन सॉल्व द केस स्टडीज। थैंक यू। Yes, 11th कॉमर्स क्लास 8.2 एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्या होता है बेटा, वो प्रोसेस जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं। देखो ध्यान से, मेरे पास पैसा है, ठीक है, फाइनेंस है मेरे पास, एज्यूम करो, और मुझे बिजनेस सेटअप करना है। तो मेरे पास कोई आइडिया नहीं है कि कैसे बिजनेस सेट हो सकता है, कितना रॉ मटेरियल मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, सप्लायर मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते हैं। तो ये आइडिया को जो है एक मैं पर्सन को हायर करूंगी कि भाई ये मेरे पास फाइनेंस है, ये मेरी लैंड पड़ी है, और आप बताओ मैं बिजनेस कैसे सेटअप कर सकता हूँ। तो वो पर्सन अब मेरे आइडिया को कन्वर्ट कर देगा रियलिटी में, एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट करके दे देगा। दैट इज द एंटरप्रेन्योरशिप। क्लियर कि जो आइडिया है, आइडिया बिकम्स ए रियलिटी। एक बिजनेस सेटअप करने का आइडिया है, उसको रियलिटी में कन्वर्ट करना, दैट इज द एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ए बिजनेस यूनिट टू अर्न प्रॉफिट अंडर द कंडीशन ऑफ रिस्क। एंड रिस्क तो होगा ही और अनसर्टेन होगा। और जो ये काम करता है उसे हम क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर मीन्स पर्सन हु सेटअप हिज ओन बिजनेस यूनिट। फीचर्स क्या है, सिस्टमैटिक एक्टिविटी है, ये एक रेगुलर वे में होती है, इसमें सीक्वेंस एक्टिविटीज चलती है। लॉफुल एंड पर्पसफुल एक्टिविटी एक लॉ के अकॉर्डिंग होती है, पर्पस होता है कि यस मुझे बिजनेस सेट करना है। इनोवेशन, इनोवेशन मीन्स कि आपको नया आइडियाज लाने हैं, ऐसा बिजनेस सेटअप करना है जिससे प्रॉफिट भी हो सके और रिस्क कम आए। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज करना है कि आपने सिर्फ फाइनेंस लिया है, उस फाइनेंस को कैसे आप प्रोडक्शन में कन्वर्ट कर देते हो। एंड रिस्क टेकिंग वो तो रहेगा ही रहेगा, बिकॉज बिजनेस का जो एलिमेंट है रिस्क, ठीक है, रिस्क होगा तो ही तो प्रॉफिट होगा। प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, एनवायरमेंट फैक्टर में क्या इसका प्रोसेस रहता है, इकोनॉमिक सिस्टम अच्छा होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर्टिकुलर डिसाइड होना चाहिए, टैक्सेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए, टैक्स कम होगा तो प्रॉफिट ज्यादा आएगा। इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग फर्स्ट इज द नॉट रेडी एंटरप्रेन्योर, ऐसे एंटरप्रेन्योर जिनके पास रेडी नहीं है कि यस मैं एंटरप्रेन्योर काम कर सकता हूँ। पोटेंशियल, जो मैं काम कर सकता हूँ लेकिन मेरे पास एबिलिटी कैपेसिटी नहीं है, मीन्स क्वालिफिकेशंस नहीं है। ईगर, ईगर बेस मुझे काम करना है जैसे मर्जी करूं, बट लैक ऑफ एबिलिटी है। रेडी मतलब फाइनल, वो तैयार है, उसके पास क्वालिफिकेशंस भी हैं एंड एबिलिटी है। स्टार्टअप इंडिया स्कीम ये हमारे इंडिया में स्टार्ट हुई थी अगस्त 2015 को ऑन द डेट ऑफ इंडिपेंडेंस। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि ऐसे स्किल्ड यूथ पर्सन, यूथ जनरेशन जिसके पास एबिलिटी है बट उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो इस स्कीम के अंडर वो अपना लिस्टेड होकर अच्छे से जॉब वगैरह काम कर सकता है, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अच्छे से डेवलप कर सकता है। फीचर्स क्या है, इनोवेटिव डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इसमें बहुत अच्छी होती है। आपको आइडियाज हैं बट आपके पास अच्छे खासा फाइनेंस नहीं है तो आप गवर्नमेंट की हेल्प ले सकते हो। लिमिटेड एरिया में है ये। मिनिमम लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज, इसमें ज़्यादा इश्यूज नहीं होते, रूल्स एंड रेगुलेशन ज़्यादा नहीं होते, सिर्फ एक वेबसाइट है उसके ऊपर आपको लिस्टेड डालना होता है विद इन क्वालिफिकेशन, फिर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके देन यू स्टार्ट
दैट यूज द स्कीम। डिक्लेरेशन ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट, आपके जो बिजनेस सेटअप कर रखा है तो आपका जो फाइनेंशियल रिजल्ट है मींस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट है, ये आपको शो करने की यस आपका बिजनेस चल भी रहा है या फिर नहीं चल रहा है। गवर्नमेंट फंडिंग, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा से फाइनेंस लगा रखा है, जैसे 25,000 करोड़ लगा रखा है, जिससे प्रूव होता है कि ये स्कीम हमारी बहुत ही बेटर है फॉर द न्यू जनरेशन। नेक्स्ट इज द वेज टू फंड स्टार्टअप स्कीम। कैसे तरीके हैं हमारे? फर्स्ट इज द बूट स्ट्रैपिंग। बूट स्ट्रैपिंग क्या होता है कि हम जब एंटरप्रेन्योर अपनी पर्सनल सेविंग का यूज करके, कई बार क्या होता है कि उससे लॉस हो जाता है और फाइनेंस का गलत यूज होता है, तो कई बार वो इन्वेस्ट करता है अपने पर्सनल पर्पस के लिए, तो पर्सनल सेविंग का यूज करके वो प्रॉफिट कमाता है, दैट इज अ बूट स्ट्रैपिंग। क्राउड फंडिंग क्या होता है कि जब बहुत सारे इंटरनेट पे लोग मिल जाते हैं जो कि सेविंग कलेक्ट करते हैं, देन इन्वेस्टमेंट करेंगे। एंजल इन्वेस्टमेंट, जो रिच पीपल होते हैं उनका इंटरेस्ट होता है कि हम बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। वेंचर कैपिटल, जब बिजनेस बिल्कुल स्टार्ट होता है, बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट होता है, तो न्यू जो कैपिटल लगती है, न्यू जो पैसा लगता है, दैट इज द वेंचर कैपिटल या सीड कैपिटल बोलते हैं। इनक्यूबेटर एंड एसिलरेटर, इनक्यूबेटर होता है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जब हेल्प करे, ठीक है, जैसे WTO हो गया, बैंक हो गई, ये सब। और एसिलरेटर होता है जो ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने में हेल्प करे, चाहे वो ग्रुप हो चाहे वो सिंगल पर्सन हो। NBFC हो गया, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गई, ठीक है, ये सब हमारे कैसे फंड को बढ़ा सकते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, यहाँ पे स्पेशल राइट दिए जाते हैं। कोई भी जो क्रिएटर है कुछ भी बना रहा है, लाइक प्रोडक्ट नया इन्वेंट कर रहा है या बुक नई प्रेस कर रहा है, पब्लिश कर रहा है, नॉवल नया लेकर आ रहा है, तो उसको कोई उसका प्रोडक्ट, कोई इसकी बुक, कोई उसका नॉवल कॉपी ना कर ले, तो इसके लिए उसको राइट दिए जाते हैं, दैट इज नोन एज द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ये एक स्पेशल टर्म के लिए होते हैं, टाइम पीरियड खत्म हुआ फिर से उसको रिन्यू करवाना पड़ता है। फर्स्ट इज द कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या होता है? ये जो बुक्स वगैरह होती हैं, नॉवेल्स होते हैं, मैगजीन होती हैं, उनको रजिस्टर किया जाता है अंडर द कॉपीराइट एक्ट, इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957 के द्वारा। यहाँ सिर्फ बुक, नॉवल, मैगजीन ये सब आता है। पेटेंट क्या होता है कि आपने कोई भी प्रोडक्ट बनाया, अब उस प्रोडक्ट को रजिस्टर करवाना, ठीक है। जैसे मान लो आपने कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च किया है, अब वो कोई और कॉपी ना कर ले, कोई नेम कॉपी ना कर ले, उसको हम करवाते हैं रजिस्टर पेटेंट में अंडर द पेटेंट एक्ट 1970। ट्रेडमार्क, अब कोई भी सिंबल है उस प्रोडक्ट का, कोई भी एक मार्क है, उसको प्रोटेक्ट करना है, दैट इज नोन एज द ट्रेडमार्क एक्ट। वो होता है हमारा इंडियन ट्रेडमार्क एक्ट, ठीक है, 1990। यहाँ तक का चैप्टर कंप्लीट हो गया। 8.2 मीन्स यूनिट 8 आपकी कंप्लीट हो चुकी है। करो कंप्लीट, फिर डाउट्स पूछो और लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज कर देना। थैंक यू।